गंगा वर्सेस मंगा। मैजिकल सोप। मंगा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में तरह तरह के एड्स आ रहे थे। उनमें से एक साबुन का एड भी था। उस एड को देखकर ये एड तो बहुत ज्यादा ही हो गया। क्या साबुन लगा लेने से इतने खूबसूरत बन जाते हैं क्या? इस तरह वो बोल रही थी कि इतने में गंगा वहाँ पहुँची। क्या बात है मंगा, लोगों को धोखा देने की बात कर रही हो? फिर से कोई प्लान बनाया है क्या तुमने? हमेशा बस मेरा एक ही काम है क्या? और कुछ सोच नहीं सकती क्या मैं? गिरगिट को रंग बदलने के अलावा और कौन सा काम रहता है? इसका मतलब मैं गिरगिट हूँ? तुझे नहीं बोल रही, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। खाना क्या बना रही है? अभी तक कुछ नहीं बनाया है सासू माँ। घर में कोई भी सब्जियाँ नहीं हैं। तो अभी भी घर में ही क्यों बैठी हुई है? बाहर जाकर ला सकती थी ना सब्जियाँ। मैंने सोचा था कि आपके आने के बाद आपको बता कर जाऊंगी सासू माँ। अच्छा जा। ऐसा बोलकर मंगा को वहाँ से भेजती है। मंगा हाथ में एक बैग पकड़कर रास्ते में चलते चलते सब्जियाँ खरीदने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में एक घर से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस रोने की आवाज को सुनकर वो रुक जाती है। ये तो कविता का घर है ना? कौन रो रहा है इसके घर में? वो उसके घर की तरफ जाती है। कविता, ओ कविता, घर पे है क्या? दरवाजा खोल। किसी के दरवाजा ना खोलने की वजह से वो खुद ही दरवाजे को जोर से धक्का मारती है। अरे, कुंडी भी नहीं लगी हुई है। इस तरह सोचते हुए वो घर के अंदर आकर जिस तरफ से उसे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी उधर जाकर देखती है। रसोई घर में कोई काम करते हुए कविता रो रही थी। उसे रोता देखकर अरे कविता, क्या हुआ? क्यों रो रही है? घर पे कोई नहीं है। सब लोग कहाँ गए? वो ऑफिस गए हैं और बच्चे स्कूल। भैया ने तुमसे कुछ कहा है क्या? क्यों रो रही है? तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं कहा मुझे। अरे फिर क्यों रो रही है? क्या बताऊं, मेरी बेटी थोड़ी काली सी है। तू जानती है ना उसके बारे में? जानती हूँ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये रंग तो भगवान का दिया हुआ रंग है। लेकिन उसके स्कूल में सभी बच्चे उसे काली कलौटी इस तरह बोलकर चिढ़ा रहे हैं। बेचारी, आज सुबह उसने ये सब मुझे बताया और बहुत रोई। मुझसे मेरी बेटी का ये दुख देखा नहीं जा रहा मंगा। यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। अपनी दोस्त की बातें सुनकर मंगा को भी बहुत दुख हुआ। बच्चों को क्या पता, उन्होंने तो मजाक मजाक में बोल दिया होगा। वो बच्चे उसे रोज इसी तरह चिढ़ा रहे हैं। बेचारी तो आज स्कूल भी नहीं जा रही थी। बहुत रो रही थी। कह रही थी कि वो आज से स्कूल ही नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बारे में सोच सोच कर तू भी मत रो। तूने कुछ खाया या नहीं? मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। वापस आते वक्त तेरे घर शाम को आऊंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो मार्केट जाकर सब्जियाँ खरीदकर घर वापस आती है। घर पे गंगा हॉल में बैठी हुई थी। मंगा घर के अंदर आते आते ही बोलती है, बेचारी सासू माँ, छोटे छोटे बच्चों के मन में ये जलन और ईर्ष्या पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर आती है। ये बातें तू किसके बारे में बोल रही है? मेरी दोस्त कविता है ना सासू माँ, बेचारी उसकी बेटी देखने में थोड़ी काली है। इस तरह शुरू करके वो सारी बात अपनी सास को बताती है। अरे रे, बेचारी इसमें वो क्या कर सकती है? सासू माँ, मैंने भी यही बोला था, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को ये सब कहाँ से समझ आएगा? और उसे देखकर मेरी दोस्त कविता भी रोने लगी। उसे रोता देखकर मुझे भी थोड़ा रोना आया था सासू माँ। ऊपर से मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं उसकी किसी भी तरह कोई मदद नहीं कर पाऊंगी इस बारे में। इस तरह वो बोल रही थी तो मंगा को देखकर गंगा बोली, तू दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। कभी कभी तो तू लोगों की मदद करने के बारे में भी सोचने लगी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तू दुखी मत हो। तुझे अपने दोस्त की मदद करने में मैं तेरी सहायता करूंगी। वो कैसे सासू माँ? तू यहीं रह, मैं अभी आई। ऐसा बोलते हुए वहाँ से जाकर अपने कमरे में जाती है और आते आते हाथ में एक साबुन लेकर आती है। उस साबुन को देखकर मंगा बोलती है, मेरी सासू माँ हाथ में साबुन लेकर क्यों आ रही है?
इस तरह वो मन में सोचने लगती है। गंगा बहू के पास आकर बोलती है, ये लो बहू, ये साबुन ले जाकर अपनी फ्रेंड को दे दो। ये बात सुनकर मंगा आश्चर्यचकित हो गई। साबुन? साबुन किस लिए सासू माँ? ये करती क्या है? आपने सुबह टीवी में ऐड देखा, इसीलिए ये साबुन दे रही हो ना? सब कुछ तू ही सोच लेगी तो मैं क्या बताऊंगी। ये टीवी के ऐड वाला साबुन नहीं है, ये मैजिकल साबुन है। मैजिकल की बात सुनते ही मंगा की आंखें चमक उठी। क्या कहा? मैजिकल साबुन? हाँ, इस साबुन से अगर एक बार अच्छे से नहा लो ना तो दोबारा फेस क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर मंगा दंग रह जाती है। अगर इस साबुन को कविता को दे दूंगी तो दूसरा साबुन है हमारे पास। ये मैजिकल साबुन के बगल में रखा हुआ साबुन है, असली वाला साबुन तो अभी भी मेरे पास ही है। जितने दिन असली वाला साबुन मेरे पास रहेगा उतने दिन हम जितने चाहे उतने साबुन ले सकते हैं। ये बात सुनते ही मंगा, अच्छा तो जल्दी दीजिए सासू माँ, मैं अभी जाकर इसे कविता को देकर आती हूँ। हाँ ये ले। इस तरह बोलकर वो उसे साबुन दे देती है। उस साबुन को लेकर मंगा जल्दी जल्दी कविता के घर पहुँचती है। वो कविता को सासू माँ की बताई हुई सारी बातें बताकर वो साबुन देकर झटपट घर वापस पहुँच जाती है। वो घर आकर नींद में भी उस जादुई साबुन के बारे में ही सोचती रहती है। मेरी सास अच्छी अच्छी चीजें, जिंदगी बदल देने वाली चीजें घर पे रखकर बैठी रहती है। अगर इस मैजिकल साबुन को हम लोग मार्केट में बेचे ना, करोड़ों के पैसे आएंगे, करोड़ों के। उनके कमरे में जाकर उस असली वाले मैजिकल सोप को उठा लाऊंगी और नॉर्मल साबुनों के साथ मिक्स करके उन्हें बेच दूंगी। इस तरह सोचते हुए उठकर वो धीरे धीरे चलते हुए सासू माँ के कमरे में पहुँचती है। यहाँ गंगा गहरी नींद में सोई हुई थी। मंगा पूरा कमरा छान मारती है और जैसे ही उसे मैजिकल साबुन मिलता है उसे लेकर फटाफट अपने कमरे में पहुंच जाती है। यस, अब इस मैजिकल साबुन से मैं ढेर सारे और मैजिकल साबुन बनाकर बेच दूंगी। वो इस तरह सोचती है और थोड़ी देर रुककर, लेकिन उन सब से पहले मैं इस साबुन से एक बार अपना चेहरा धोती हूँ, तब मेरा चेहरा भी सिनेमा के हीरोइनों जैसा गोरा गोरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो जाकर उस साबुन से अपना मुंह धोकर सो जाती है। जब सुबह होता है तो वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत डर जाती है। मंगा का पूरा चेहरा काला कलूटा हो गया था। हाँ, सासू माँ! इस तरह वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर गंगा अपने कमरे से दौड़ते हुए आकर मंगा को देखकर सारी बात समझ जाती है। मैंने सोचा था कि तू बदल गई है और सबकी मदद कर रही है, लेकिन तू छी। अरे सासू माँ, पहले मेरे बदले हुए रंग के बारे में सोचिए ना। मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। इस तरह वो रोने धोने लगी। तब गंगा बोली, जैसी तेरी बुद्धि है ना, अच्छा हुआ तेरे साथ। इसी तरह हफ्ते 10 दिन रहना, तब जाके तुझे अकल आएगी। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है और मंगा अपनी गलतियों का एहसास करते हुए दुखी होकर सर पकड़कर नाम की औरत रहती थी। कांतम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत धीरज था। गांव में सभी से मुस्कुराते हुए बात करती थी। कांतम्मा को एक ही बेटा था, नाम महेंद्र। कांतम्मा अपने बेटे को बहुत अच्छे से देखती थी, बिना कोई तकलीफ के बड़ा किया। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कांतम्मा पति सिवैया के साथ मिलकर आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी। तभी सिवैया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कांतम। पौधों को पानी देना क्या? नहीं, तुम्हारे बेटे को इस तरह लाड करना। वो अभी छोटा बच्चा है क्या? शादी करवाएंगे तो 4 बच्चों के बाप बनने की उम्र हो गई है उसकी। अरे रे, मैंने क्या किया जी? क्या करोगी? शादी के लिए बोलने का छोड़कर शिकार करने के लिए पैसे देकर उसे भेज दिया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र देखने गया है। उस पर इतना गुस्सा? उसे आने में और 4 दिन लगेंगे। तब तक आपकी पसंद का रिश्ता देखिए, उसकी शादी करवा दूंगी। हाँ, अभी तो बोलोगी तुम, हमारी बात सुनेगा क्या? पसंद तो आए ना। पसंद के खिलाफ क्यों करवाऊंगी? आपकी दिखाई लड़की पसंद आएगी तो ही शादी, नहीं तो उसके पसंद की लड़की से महीने के अंदर ही शादी करवा दूंगी।
हाँ ये अच्छा है, मैं जाकर शादी के लिए रिश्ते देखकर आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र टूर पर से आने से पहले सिवैया रिश्ते देख चुका था। बेटे के आते ही कांतम्मा उसे लड़की की तस्वीर दिखाकर, ये लो, ये लड़की कैसी है बताओ। माँ, मुझे समुद्र की यात्रा पर भेजकर आप लोग यहाँ मेरी शादी की तैयारी कर रहे हो। कभी न कभी तो तुम्हारी शादी करवानी है, बताओ कैसी है। तुम्हारी मर्जी माँ, आप लोग जिससे कहोगे उसी से करूँगा। ऐसे कहकर चला जाता है। कांतम्मा सिवैया दोनों बहुत खुश होकर महेश्वरी नाम की लड़की से महेंद्र की शादी करवाते हैं। बहू के घर आते ही सिवैया कांतम्मा दोनों, सुनो, आज से तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। इतने दिनों से हम दोनों के सारे काम अकेले करती थी, आज से बहू तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हाँ जी, सही कहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उठने बैठने के लिए भी नहीं हो रहा। बहू आ गई ना, अभी छुटकारा मिल गया। अच्छा ठीक है, मुझे चाय कॉफी दिलवाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये कोई होटल है क्या दिलाने के लिए? अपनी बहू से कहकर बनवाइए। ओहो, इतने दूर तक आ गई। ठीक है बेटा महेश्वरी, महेश्वरी। बोलकर बहू को बुलाता है। महेश्वरी अपने कमरे से ही, हाँ ससुर जी बोलिए। थोड़ा चाय लेकर आओ बेटा। जी ससुर जी। ऐसे बोलकर अपने कमरे से बाहर आकर रसोई घर में जाती है। वो देखकर सिवैया कांतम्मा खुश हो जाते हैं। 2 मिनट बाद रसोई घर से, सासू माँ यहाँ आइए ना। बेचारी, उसे पता नहीं है ना सामानों के बारे में, बताकर आती हूँ। ऐसे बोलकर उठकर रसोई घर में जाती है। सास के आते ही, मेरे और ससुर जी के लिए चाय बना दीजिए, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कांतम्मा चौंक जाती है। जाने दो, नहीं है ना, बनाने के लिए डर रही है शायद, धीरे धीरे खुद ही कर लेगी, ऐसे मन में सोचकर। अच्छा बेटा, ऐसे बोलकर चाय कप में डालकर देती है। कप में डालते ही महेश्वरी चाय का कप लेकर हॉल में आकर, ससुर जी चाय, बोलकर देती है। सिवैया चाय लेकर पीकर, वाह, बिल्कुल तुम्हारे सास की जैसी है बेटा, बहुत अच्छा है। ससुर जी, चाय सासू माँ ने बनाई है, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बात सुनकर सिवैया चौंक जाता है। ऐसे उस दिन से महेश्वरी सास ससुर को शौक पर शौक दे रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह महेंद्र तैयार होकर, मही, मुझे बाहर जाना है, खाने के लिए कुछ दोगी या नहीं? ऐसे जोर से आवाज लगा रहा था। महेश्वरी अभी तक सो रही थी। महेंद्र बुला ही रहा था। कुछ देर बाद कांतम्मा थाली में नाश्ता ले आकर, ये लो बेटा। वो कहाँ गई माँ, तुम क्यों लाई हो? वो अभी तक उठी नहीं है शायद। अभी तक नहीं उठी? क्या है ये माँ, बीवी की जगह पर कुंभकर्ण की बहन तो नहीं ले आई ना तुम? बेचारी, मायके में लाड़ से पली बड़ी है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, तुम खाओ, ऐसे बेटे को बोलती है। महेंद्र खा रहा था कि महेश्वरी नींद से उठकर, सासू माँ कॉफी, अभी लाती हूँ बेटा, ऐसे जा रही थी कि महेंद्र, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी उठी हूँ ना जी, थोड़ी सुस्ती है। धूप आने तक सोती रहोगी तो सुस्ती नहीं क्या, सूप पीने जैसा रहेगा। वैसे तुम्हारे काम खुद नहीं कर सकती, कॉफी भी तुम माँ से ही बनवाओगी? मुझे कोई भी काम नहीं जमता जी, मेरी कुंडली में सास के घर काम करने पर दोष है, इसलिए कुछ नहीं कर रही। क्या? सास के घर पे काम करने पर दोष है? ऐसे कौन से पंडित ने कहा बताओ? लुंगी फटने तक मारता रहूंगा। बाप रे, आप मारने वाले हो तो मैं क्यों बताऊंगी जी? अरे जाने दे, बच्ची है, खाओ। मेरी प्यारी सास। सास अच्छी है इसीलिए तुम्हारे नखरे झेल रही है। ऐसे बोलकर खाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे महेश्वरी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा काम कांतम करके बहू को बेटी की तरह देखती थी। एक दिन सिवैया कांतम से, क्या है ये कांतम, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तो बहू मदद करेगी लेकिन ये तो बोझ बन गई, उसके काम भी तुम ही कर रही हो, ऐसा रहेगा तो तुम्हारी तबीयत का क्या? मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, करता हूँ।
आप क्या करेंगे? सब्जी काटेंगे या कपड़े धोएंगे? नहीं जी, जब तक जिंदा हूँ मैं ही करूँगी। अगर नहीं रहोगी तो हम क्या करेंगे? सारे काम सिखा दो, सीखता हूँ। बहू वैसे भी नहीं करने वाली। ऐसे दोनों बात कर रहे थे। उनकी बात ध्यान से सुनने पर महेश्वरी मन में, मैं काम से छुटकारा पाने के लिए सारे काम इनसे करवा रही हूँ, लेकिन मेरे ऐसे करने से इन्हें इतनी तकलीफ पहुँचेगी नहीं सोचा था। सासू माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए ससुर जी चिंतित है। शह, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। ऐसे अपने आप में सोच रही थी। आखिर में अपना मन बदलकर, हाँ ना, अगर इंसान को आलस की आदत पड़ गई तो बैठकर खाना भी तकलीफ है। नहीं, बेटी जैसा प्यार करने वाली सास को मुझे भी माँ समझना चाहिए। ऐसे कहकर उस दिन से बदलकर घर के सारे काम करते हुए घर वालों से शाबाशी लेती है।